हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसी डॉडेट। अल्फोंसी डॉडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। इन्हीं की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये उन दिनों में सेट है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था एंड प्रशिया जीत गई थी और फ्रांस हार गया था। उस टाइम पे जो प्रशिया था वो बना था मिलके जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड से। एंड इसीलिए जब फ्रांस हार जाता है तो बर्लिन से ये ऑर्डर्स आते हैं कि फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन, वहाँ के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये चैप्टर नरेट किया गया है बाय फ्रांस, जो कहते हैं कि मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला क्योंकि मैं लेट हो गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे आज डांट पड़ने वाली है। स्पेशली इसलिए क्योंकि मेरे टीचर एम हैमिल ने कहा था कि वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में, लेकिन मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। इसके बाद वो कहते हैं कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना यहाँ से भाग जाऊँ और पूरा दिन बाहर ही स्पेंड करूँ। वो क्यों ना जाता बाहर, आखिर मौसम इतना अच्छा था, चिड़ियों की चींची सुन रही थी और 100 मील के पीछे वाली फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। ये सब चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित कर रही थी कि इसके सामने पार्टिसिपल्स तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी फ्रांस कहता है कि मैंने हिम्मत की और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए स्कूल की तरफ भागा। फ्रांस कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड बेसिकली एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है। पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से सारी बैड न्यूज़ ही मिल रही थी, चाहे वो लॉस्ट बैटल्स की बात हो, ऑफिसर्स को कोई कमांड देनी हो, यही सब कुछ। तो फ्रांस सोचता है कि अरे यार अब क्या हो गया, अब कौन सी बुरी खबर आ गई। फिर वो कहता है कि मैंने जितनी जल्दी भाग सकता था भागा और फिर मुझे रास्ते में मिला एक ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार, जिसका नाम था वॉचर, जो वहाँ पे अपने अप्रेंटाइज के साथ में खड़ा था। उसने मुझे आवाज़ दी और कहा, इतनी जल्दी मत भागो बच्चे, तुम सही समय पर अपने स्कूल पहुँच जाओगे। फ्रांस सोचता है कि ये मेरा मजाक बना रहा है। वो उसकी बात नहीं सुनता और भागते भगाते अपने टीचर एम हैमिल के गार्डन में पहुंच जाता है। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा हुआ करता था, जो कि बाहर स्ट्रीट में भी सुनाई देता था, चाहे वो डेस्क के खुलने या बंद होने की आवाज़ हो या फिर लेसन्स को एक साथ चीख चीख कर रिपीट करने की या टीचर के स्केल को टेबल पर मारने की आवाज़। लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था। फ्रांस कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि इतना शोर होगा कि मैं चुपके से जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, लेकिन आज तो इतनी शांति है कि जैसे संडे मॉर्निंग हो। विंडो से मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और हमारे टीचर एम हैमिल अपने रूलर को लेके क्लास में राउंड लगा रहे थे। सबके सामने मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी शर्म आ रही थी और मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं जाके अपने बेंच पे बैठ गया और फिर फ्रांस बताता है कि अभी तक तो मैं अपने डर से बाहर नहीं निकला था कि मैंने नोटिस किया हमारे टीचर एम हैमिल ने खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और एक ब्लैक सिल्क कैप भी लगाई हुई थी और ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड थीं। ये कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन डेज़ और प्राइज़ डेज़ पे ही पहनते थे और आज ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहता है इसके अलावा पूरा स्कूल भी आज बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी कि जो हमारी क्लास के बैक बेंचेस थे, जो अक्सर खाली रहते थे, वहाँ पर विलेज पीपल बैठे थे। ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी बहुत से लोग हमारी ही तरह वहाँ बैठे थे। सब लोग बहुत दुखी लग रहे थे और हॉसर तो अपनी एक पुरानी किताब भी लेकर आया था जो बहुत बुरी हालत में थी। वो भी उसे अपने सामने खोलकर उस पे अपने चश्मे रख कर बैठा था।
अभी मैं इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी एम हैमल अपनी चेयर से उठकर एक जेंटल टोन में बताते हैं कि प्यारे बच्चों, आज ये हमारा लास्ट लेसन है जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया है कि अब से हमारे स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। आपके नए टीचर कल आ जाएंगे। आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से सुनिए। ये सब सुन के फ्रांस एकदम शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि अच्छा, ये बात थी जो सुबह बिल बोर्ड पे थी टाउन हॉल में। फ्रांस सोचता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। क्यों यार, अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता और मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। मैंने पहले अपना टाइम वेस्ट क्यों किया? क्यों मैं बर्ड्स के एग्स देखने चला जाता था तो कभी सार रिवर पर खेलने? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बुक्स जो मुझे बोझ लगती थी कुछ समय पहले तक, भारी लगती थी। ग्रामर, हिस्ट्री, सब कुछ मुझे बेकार लगता था। आज मुझे वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स लग रहे हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। और ये बात सोचकर कि एम हैमल जा रहे हैं और मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मैं ये भूल गया कि वो कितने गुस्से वाले थे और मैं उन्हें मिस करने लगा। फ्रांस कहता है कि अच्छा, तो ये वजह थी कि टीचर एम हैमल आज नए कपड़े पहनकर आई हैं और विलेजर्स पीछे वाले बेंचेस पर बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं वहाँ? इसके 3 रीज़न्स थे। पहला ये कि उन्हें पछतावा था कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। दूसरा रीज़न ये है कि वो थैंक यू बोलना चाहते थे एम हैमल को उनकी फेथफुल सर्विसेज के लिए। और तीसरा ये कि वो अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे जो अब उनकी नहीं रही। फ्रांस कहता है कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स रिसाइट करने की। वो सोचता है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता इस काबिल बनने के लिए कि मैं पार्टिसिपल्स के रूल्स लाउडली और क्लियरली सुना सकता, बिना किसी गलती के। लेकिन मैं तो स्टार्टिंग के वर्ड्स में ही फंबल कर गया। मैं चुपचाप वहाँ पर सर झुका के खड़ा रहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एम हैमल से नज़रें मिला सकूं। एम हैमल मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, क्योंकि तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो समझाने लग जाते हैं कि हम रोज़ खुद से कहते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, कल से पढ़ लूँगा। देखा, आज ये कल हमें कहाँ ले आया है। एम हैमल कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है हम सबके साथ, कि हम लर्निंग को कल पर टालते रहते हैं। अब जो प्रशियंस हमारी कंट्री पर रूल करेंगे उन्हें मौका मिल जाएगा ये कहने का कि क्या खाक तुम फ्रेंचमैन हो, ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है ना बोलनी। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, ये हम सब की गलती है। ये तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। वो तुम्हें पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी एंशियस नहीं थे। वो तुम्हें काम पर भेजना प्रेफर करते थे सिर्फ चंद पैसों के लिए। और मेरी भी तो गलती है। मैं भी तो तुम्हें अपने फूलों को पानी डालने के लिए कह देता था, पढ़ाने की जगह। और जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। फ्रांस कहता है कि फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे कि ये वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को बंदी बनाया जाता है तो उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी ही उनकी चाबी होती है। इसके बाद एम हैमल हमें ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं। मैं बता नहीं सकता कि कैसे मुझे सब एक बार में ही समझ में आ गया और बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक मैंने पहले कभी ध्यान से सुना ही नहीं, या फिर एम हैमल ने पहले कभी इतने पेशेंस के साथ पढ़ाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि एम हैमल जाते जाते एक बार में ही हमारे दिमाग में सब कुछ डालना चाहते थे। ग्रामर के बाद फिर हमने राइटिंग की। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई किताबें भी लेकर आए थे जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, जिसे हमें कॉपी करना था। ये सारी कॉपीज़ छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रही थी जो पूरे स्कूल रूम में फैली हुई थी। सब लोग इतनी शांति से लिख रहे थे कि सिर्फ पेन के पेपर पर चलने की आवाज़ आ रही थी। एक बार तो अंदर कुछ बीटल्स भी आ गए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, छोटे बच्चों ने भी नहीं। वो अपनी नोटबुक्स पे फिश हुक्स को ऐसे ट्रेस कर रहे थे जैसे वो भी फ्रेंच हो।
रूफ पे पिजन्स आवाज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्या प्रशियंस पिजन से भी जर्मन बुलवाएंगे। फ्रांस कहता है कि जब मैं अपनी राइटिंग करते करते ऊपर देखता तो एम हैमिल को अपनी चेयर पर एकदम शांत और स्टिल बैठे हुए देखता, मानो वो स्कूल रूम की सारी चीज़ों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे। फ्रांस सोचता है कि वो 40 साल से इस जगह पे रह रहे हैं। विंडो से बाहर उनका एक गार्डन है, ट्रीज़ हैं जो उन्होंने खुद प्लांट की थी। कितनी यादें जुड़ी हैं उनकी इन सब चीज़ों से। ये सोच के उनका कितना दिल टूट गया होगा कि अब अगले दिन उन्हें इस कंट्री को छोड़ कर जाना है। हांस बताता है कि एम हैमिल में बहुत हिम्मत थी। उन्होंने सारे लेसन्स को लास्ट तक सुना और फिर राइटिंग के बाद हमारी हिस्ट्री की क्लास लगी और फिर जो बेबीज़ थे वहाँ पर वो वावल्स चांट करने लगे। उसके बाद जो ओल्ड हॉजर पीछे बैठा था उन्होंने भी अपनी किताब खोली और लेटर्स को रिसाइट करना शुरू कर दिया। जब वो रिसाइट कर रहा था तो उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। वो सुन के हम सबको हंसना भी आ रहा था और रोना भी। इतने में 12 बज जाते हैं और हमारी आफ्टरनून प्रेयर का टाइम हो गया। इतने में प्रशियन सोल्जर्स बाजा लेके हमारी विंडो के बाहर आ गए और उन्होंने ट्रम्पेट ब्लो करना शुरू कर दिया। एम हैमिल खड़े हो गए और मैंने आज से पहले उन्हें कभी इतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा था। वो कहते हैं, दोस्तों, मैं वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। वो बहुत इमोशनल हो गए थे। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और वहाँ चौक से बड़ा बड़ा लिख दिया, वीव ला फ्रांस, तुम जुग जुग जियो फ्रांस। फिर वो वॉल पर सिर रखकर थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने इशारे से कहा कि स्कूल ख़त्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको इस चैप्टर की समरी समझ में आई होगी। इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until the next video, keep learning.